Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So guys, जून परीक्षा के लिए BEDSV 101 का ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करेंगे जो कि आपके जून एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको BEDSV 101 का गेस्ट पेपर परचेज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वहां पे जा सकते हो और वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है कि आपका पेपर कोड सर्च करना है BEDSV एंड देन आपको उसका गेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन एट ₹49 यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। सो नाउ गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि भारतीय समाज के अंदर कौन कौन सी विकृतियां हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। सो देखो, जब भी हम आंसर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे एंड देन सारी की सारी विकृतियों के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम विकृति आखिर होता क्या है उसका अर्थ भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, सो आंसर ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा बट जो पॉइंट्स होंगे वो सारे मैंने डिस्क्राइब करे हैं शॉर्ट में। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप कुछ चीजें अपने हिसाब से भी एड ऑन कर सकते हो। ओके, सो नाउ भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज दुनिया के सबसे पुराने और विविध समाजों में से एक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, भारत में अनेक धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति, अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो सभी मिलकर रहते हैं और हमारे समाज का निर्माण ही उन लोगों से होता है। भारतीय समाज ने शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। फिर भी समाज में कुछ ऐसी समस्याएं और बुराइयां मौजूद हैं जिन्हें सामाजिक विकृतियां कहा जाता है। तो बेसिकली देखो, हमने तरक्की तो बहुत कर ली, शिक्षा में, विज्ञान में, हर चीज में हमने तरक्की प्रगति कर ली, लेकिन समाज के अंदर फिर भी आज के समय में हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समाज के अंदर कुछ बुराइयां हैं। तो ये कौन कौन सी विकृतियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सामाजिक विकृतियां वो बुराइयां या समस्याएं होती हैं जो समाज की शांति, समानता और विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हमारे समाज के विकास को प्रभावित करें, हमारे समाज में शांति की जगह अशांति लेकर आ जाएं, वो सारी समाज में क्या कहलाती हैं? सामाजिक विकृतियां कहलाती हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है जातिवाद और छुआछूत का, जो हम भारतीय समाज में ऐतिहासिक समय से ही देखते चले आ रहे हैं। तो भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी विकृति है ना, वो क्या है दोस्तों? जातिवाद है। समाज को विभिन्न जातियों में बांट दिया गया है और कई बार लोगों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे कि हैं तो सभी हिंदू ही, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हिंदू के अंदर हमें जातिवाद देखने के लिए मिलता है। निम्न जाति के लोगों को लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाओं से भी दूर रखा गया। तो जातिवाद हम पुराने समय में देखते थे कि उस समय उन लोगों को शिक्षा तक नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज के समय में भारतीय संविधान की सहायता से हम देखते हैं कि भारत के अंदर समानता लाने के पूरे प्रयास किए गए हैं। तो हालांकि कानून ने छुआछूत को तो समाप्त कर दिया था जब भी हमारा संविधान बना था, फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव आज भी हम देख पाते हैं। जो दूर दराज के इलाके हो गए वहां पे आज भी हम जातिवाद देख पाते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी समाज की विकृति है, जो कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, आपको हर जगह देखने के लिए मिलती है, वो है आपकी दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या है। अभी रिसेंट में हमने दहेज प्रथा के कई सारे केसेस को भी न्यूज में देखा है। तो विवाह के समय लड़की पक्ष के लड़के पक्ष को धन, वस्तुएं या संपत्ति देने की परंपरा को दहेज कहा जाता है। इस प्रथा के कारण कई परिवार आर्थिक बोझ का सामना करते हैं और कई बार दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दहेज प्रथा के बारे में मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी इसके बारे में जानते हो। तो देखो, समाज की विकृतियों का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपनी बेसिक जनरल नॉलेज से भी कर सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक विकृतियां क्या होती हैं और इनका क्या अर्थ होता है, देन आप डिस्क्राइब करोगे कि कौन कौन सी विकृतियां हैं, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, दहेज प्रथा या फिर लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता यानी कि जो मेल और फीमेल के बीच में जो भेदभाव होता है। तो कई स्थानों पर लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता के समान अवसर नहीं मिल पाते। बेटा और बेटी में हमें भेदभाव देखने के लिए मिलता है। कन्या की भ्रूण हत्या या बाल विवाह जैसी समस्याएं भी इस असमानता का परिणाम होती हैं। बाल विवाह, जो कि भारतीय समाज की एक पुरानी बुराई है,
कम उम्र के लड़के और लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा और मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो जब भी कम उम्र में शादी हो जाती है बच्चों की, तो शिक्षा साथ ही साथ उन बच्चों का जो मानसिक विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। फिर हमें समाज के अंदर एक और जो बहुत बड़ी विकृति देखने के लिए मिलती है वो है भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी। जो लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, न्याय और ईमानदारी की जो भावना है वो उन लोगों में नहीं है। तो भ्रष्टाचार विकास की गति को प्रभावित भी करता है और लोगों का विश्वास इससे कम हो जाता है। समाज में गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी कर रहे हैं। तो गरीबी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाएं प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इससे अपराध और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। फिर हम नशाखोरी और अपराध देखते हैं। तो आज के समय में नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। शराब, तंबाकू, जो नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, उससे लोगों के स्वास्थ्य और परिवार दोनों को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नशे की वजह से अपराध भी बढ़ते हैं, हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी कई बार नशे की वजह से बढ़ती है, उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, छेड़छाड़ हो गया। तो महिलाओं का सम्मान और आत्मविश्वास, इस सब के ऊपर भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो नाउ अब हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारा एक मुख्य विषय हो जाएगा कि हम किस प्रकार से समाज में जो विकृतियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना। तो लोगों में जागरूकता बढ़े, समानता की भावना विकसित होगी अगर लोग शिक्षित होंगे। उसके अलावा सरकार सही कानून बनाए और लोगों को मजबूर करे कि लोग कानून का पालन करें, लोगों को कानून का डर हो। तो महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं को नैतिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बनाना भी जरूरी है। तो देश के अंदर जो युवा वर्ग है उसको जिम्मेदार बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ हम आंसर को एंड करेंगे और फाइनली यहाँ पर हम एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे, क्या कि भारतीय समाज में अनेक विशेषताएं और अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ सामाजिक विकृतियां इसके विकास में बाधा बन रही हैं, जैसे कि जातिवाद, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, बाल विवाह, लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं को दूर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। कैसे किया जाएगा? तो शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक सुधार के माध्यम से हम एक बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। सो वेरी इजी, और इसके अंदर आप बहुत कुछ लिख सकते हो, एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग आंसर आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ दोस्तों अब हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि सतत विकास से जुड़ा हुआ है। सतत विकास क्या होता है कि आज के समय में हम जो विकास कर रहे हैं वो विकास ऐसा हो कि जो भी हमारे संसाधन हैं वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचे रहें। जो भी हमारे संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, वो है हमारा सतत विकास। और ऑब्वियसली अगर मुझे सतत विकास करना है तो उसके लिए लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। सतत विकास के हमारे 17 गोल्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं, हमें नहीं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड को वो कंप्लीट करने हैं। सो नाउ गाइस चलते हैं आंसर पे। तो क्या कि आज के समय में विकास हर देश की आवश्यकता है। आंसर को जब हम शुरू करेंगे तो एक बहुत ही जनरल और कॉमन लाइन से शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन को हम जनरलाइज कर सकते हैं, जो भी हमें पता है वो हम वहां पे लिख सकते हैं। तो आज के समय में विकास हर देश की आवश्यकता है। सभी देश आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन केवल विकास करना ही पर्याप्त नहीं है। तो सतत विकास का जो एक बड़ा मुद्दा क्या है वो यही है कि केवल आपने विकास कर लिया इतना काफी नहीं है। आपका विकास ऐसा होना चाहिए जिससे कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी हों और भविष्य की पीढ़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसी प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। अब इसके मेन उद्देश्य देख लो, क्या क्या उद्देश्य है। पहला इसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना तथा समाज में समानता और संतुलन को बनाकर रखना। सिंपल है, 3 उद्देश्य हो गए आपके, याद हो जाएंगे आपको इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपको याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सतत विकास के अर्थ को लिखेंगे। तो
सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों और संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। यानी कि आज के समय की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सभी तो पूरी होंगी ही होंगी, परंतु भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को यूज करने की क्षमता में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसका उद्देश्य ये है कि आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास भी हो, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा भी हमें करनी है। तो एक प्रकार का संतुलित विकास इसे कहा जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक चल सके, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, उसे मैं क्या बोलूंगी? सतत विकास बोलूंगी। ठीक है, तो सतत विकास क्या हो गया गाइस? सतत विकास हो गया एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक चल सके और प्रकृति को उससे कोई नुकसान ना हो, उसे सतत विकास कहा जाता है। इसमें जल, वन, भूमि, ऊर्जा, अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो उनकी जगह नए पेड़ लगाना आवश्यक है। इसी प्रकार पानी और ऊर्जा का उपयोग भी हमें सीमित करना है। ठीक है, तो जो भी आप ले रहे हो, अगर आपने पेड़ों को काटा है तो कहीं ना कहीं आपको पेड़ लगाने ही पड़ेंगे, तभी आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। अब हम सतत विकास के कुछ उद्देश्यों को जानेंगे, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, शिक्षा देना, समानता लेकर आना, न्याय स्थापित करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। अब क्वेश्चन हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड था कि पहले आपने सतत विकास के बारे में बताना है एंड देन आप बताओगे इसके लिए मतलब शिक्षा का क्या महत्व है। तो शिक्षा सतत विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर मुझे सतत विकास करना है तो वहां पे शिक्षा का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा लोगों को जागरूक बनाती है, सही निर्णय लेने में हेल्प करती है। अगर मैं शिक्षित ही नहीं हूं तो मुझे जल संरक्षण, वृक्षारोपण, इन सब के बारे में नहीं पता होगा। शिक्षा ही हमें ये सब सिखाती है। प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर मैं जब भी उपयोग कर पाऊंगी जब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलपमेंट हो रखा है। समाज में समानता को बढ़ावा मिलता है शिक्षा से, तो शिक्षा समाज में समानता, न्याय लेकर आती है। आर्थिक विकास में शिक्षा मदद करती है। तो शिक्षा जब व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इससे लोगों की आय बढ़ती है और देश का आर्थिक विकास होता है। और आर्थिक विकास भी सतत विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि मैंने बताया था कि आर्थिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण। फिर हमें बनना है जिम्मेदार नागरिक। तो शिक्षा लोगों में जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास करती है ना? मतलब जो आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज जनरेट होती हैं उसमें शिक्षा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो शिक्षित नागरिक होंगे वो पर्यावरण, समाज, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं और सतत विकास में योगदान देते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके किस चीज के बारे में कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है सतत विकास के लिए। एंड फाइनली अंत में आप बताएंगे कि सतत विकास वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। यह केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, मतलब कि मैं केवल अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ मुझे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और जो सोशल इक्वालिटी है वो लेकर आनी है। जो मेरे रिसोर्सेज हैं उन सभी का यूज मुझे रैशनली करना है। और शिक्षा सतत विकास की एक आधारशिला के रूप में काम करेगी, क्योंकि ये लोगों को जागरूक, जिम्मेदार और क्या बनाएगी? सक्षम बनाएगी। तो इसलिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको उन सभी तरीकों पे चर्चा करनी है जिनके माध्यम से घर पर मूल्यों का विकास किया जा सकता है। कोई भी बच्चा, उसके अंदर अगर हमें मूल्य डालने हैं तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम बच्चे के अंदर मूल्य डाल सकते हैं। तो देखो, मानव जीवन के अंदर जो मूल्य हैं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे व्यवहार, हमारी सोच, व्यक्तित्व, इन सभी को सही दिशा देते हैं। सत्य, ईमानदारी, सहयोग, ये सब जो चीजें हैं ये सब हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। बच्चे सबसे पहले घर से सीखते हैं, इसलिए घर को मूल्यों की
पहली पाठशाला भी कहा जाता है। ठीक है, घर को क्या कहा जाता है? मूल्यों की पहली पाठशाला। माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों में अच्छे मूल्यों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं? तो जब माता पिता बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी वही गुण अपनाएंगे। यदि माता पिता सच बोलेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो बच्चों में भी सत्य और सहयोग विकसित होगा। बच्चों के अंदर प्रेम और स्नेह का वातावरण बनाना इम्पोर्टेंट होता है। यदि घर में शांति है, आपसी समझ है, तो बच्चों के अंदर मूल्य अच्छे विकसित होंगे। परिवार के सदस्यों के बीच में सम्मान, सहयोग, ये सब होगा। और बच्चों को नैतिक कहानियां सुनना मूल्यों के विकास का एक अच्छा तरीका है, सुनाना। ठीक है, जो भी आप देखते हो ना कि वैल्यू एजुकेशन या वो कहानियां जो मॉरल वाली कहानियां होती हैं, ऐसी कहानियां बच्चों को जरूर सुनाना चाहिए, ताकि बच्चों में सत्य, साहस, मेहनत, त्याग, ये सभी गुण विकसित हो सके और बच्चे कहानियों से आसानी से सीखते हैं। उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना इंपॉर्टेंट है ना? जैसे कि खिलौनों को व्यवस्थित रखो, पढ़ाई का ध्यान रखो, छोटे छोटे कार्यों में मदद करो। धार्मिक बनाना बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत जरूरी है। उनसे पूजा पाठ करवाना, जो भी हमारे त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों के बारे में बच्चों को बताना, ताकि जो बच्चे हैं वो सम्मान, सहनशीलता सीखें, अपनी संस्कृति के बारे में सीखें। माता पिता बच्चों से नियमित रूप से बातचीत कर सकते हैं, सही गलत के बारे में उनकी एक सोच विकसित कर सकते हैं। जब बच्चे कुछ अच्छा करे तो उनको पुरस्कार, प्रोत्साहन देकर बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भी, तो परिवार के साथ मिलकर भोजन करना, खेलना, सामाजिक कार्य करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी बच्चों में सहयोग विकसित करता है। और घर के अंदर, घर ही एक ऐसा स्थान है बच्चों, जहाँ पे किसी एक छोटे बच्चे का जो निर्माण है व्यक्तित्व का, वो उसके घर में होता है। सही मूल्य उसको दिए जाते हैं तो वो एक अच्छा नागरिक बनता है। अगले क्वेश्चन में, भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि सांस्कृतिक बहुलवाद क्या होता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक प्रकार की संस्कृतियां, भाषा, धर्म के लोग रहते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो विविधता है भारत के अंदर, जो हमें विभिन्न समुदाय के लोगों के अपने रीति रिवाज हैं, पर वो सभी एक साथ रहते हैं, ये जो विविधता है इसी ही सांस्कृतिक बहुलवाद कहा जाता है। भारत की यही विशेषता उसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाती है। सांस्कृतिक बहुलवाद भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति है, जो लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना भी सिखाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक बहुलवाद है, तो हम सभी लोग क्या करते हैं, विभिन्न जो धर्म है, विभिन्न जो समुदाय हैं, उनके प्रति सम्मान और सहयोग की भावना हमारे अंदर है। सांस्कृतिक बहुलवाद का क्या मतलब होता है? तो इसका अर्थ है कि किसी समाज में, एक बार पढ़ लेते हैं, सिंपल सा अर्थ है क्या? इसका अर्थ है किसी समाज में अलग अलग संस्कृतियों के लोग अपनी पहचान, परंपरा, भाषा, धर्म और जीवन पद्धति को बनाए रखते हुए साथ रहें। इसमें किसी एक संस्कृति को दूसरे पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ठीक है, किसी एक संस्कृति को दूसरे पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता, बल्कि सभी संस्कृतियों को समान महत्व दिया जाता है। भारत में विभिन्न धर्मों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब तरह के लोग रहते हैं। और इनके अलावा वो अलग अलग भाषा, और उनके पहनावा अलग है, खान पान अलग है, ये सब अलग है। तो यह सब क्या है? सांस्कृतिक बहुलवाद का उदाहरण है। अब भारत में हमें किन किन रूपों में सांस्कृतिक बहुलवाद देखने के लिए मिलता है? तो हमें धर्म में विविधता देखने के लिए मिलती है। सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाई विविधता हम देखते हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग रीति रिवाजों में विविधता है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विवाह, त्योहार, पहनावा, हमें विभिन्न प्रकार का अंतर देखने के लिए मिलता है, पर फिर भी सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हैं। कला और साहित्य, आप देखते हो भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी डांस, कुचिपुड़ी, अलग अलग प्रकार के जो नृत्य हैं वो भारत के अलग अलग एरियाज में किए जाते हैं। तो सांस्कृतिक बहुलवाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे देश में समानता और भाईचारा बढ़ता है, लोगों के अंदर आपसी सम्मान विकसित होता है, राष्ट्र की एकता के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब लोग अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करते हैं तो हमें समाज में शांति और सहयोग देखने के लिए मिलता है। इससे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता भी मिलती है। हालांकि सांस्कृतिक बहुलवाद भारत की ताकत है, लेकिन
कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कभी कभी हमें मतभेद देखने के लिए मिलते हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता देखने के लिए मिलती है, धर्म के आधार पर लोग लड़ने लग जाते हैं और कई बार वो एक दूसरे का सम्मान करना वहीं पे भूल जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका, दूसरे धर्मों के लोगों का भी सम्मान करें। और अंत में हम कह सकते हैं कि भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद हमारी पहचान और शक्ति है। यह विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करती है। भारत में अनेकता में एकता की भावना सांस्कृतिक बहुलवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। यदि हम संस्कृतियों का सम्मान करें और आपसी सहयोग बनाए रखें तो देश की एकता और विकास को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, देश के अंदर एकता बना के रखना। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो कैसा लगा वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो भी लिंक्स मिलेंगे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी लिंक्स हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो फ्यूचर की अपडेट्स के लिए।